हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, एक बारी सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले फर्स्ट बुक से रिलेटेड वो सारे फार्मूले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जिनको लेकर आप लोग थोड़ा बहुत घबराते हो, सुमित सर बड़ी चिंता हो रही। तो आज बेटा वो क्विक रिवीजन करेंगे फर्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों का। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आज अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो आप लोग। इसके बाद सेकंड बुक के फार्मूले पे भी चर्चा करेंगे। नजर स्क्रीन पर रखिएगा, नजरें इधर उधर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर से एक बात कह रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा एग्जाम में उतना आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से रिवाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं संबंध एवं फलन से। संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं। संबंध क्या होता है बेटा? संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणनफल का क्या होता है बेटा? उपसमुच्चय होता है। लेकिन बेटा हम लोग जो क्लास 12th में संबंध पढ़ते हैं वो क्या होता है? समुच्चय ए की मैपिंग ए से ही होती है, ये ए की मैपिंग बी से है। और 12 में क्या पढ़ा है हमने? ए की मैपिंग ए से ही होती है। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? समुच्चय ए क्रॉस ए, मतलब इस वाले कार्तीय गुणनफल का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो शुरुआत करते बेटा। संबंध हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं बेटा क्लास 12th में। कौन कौन से पढ़े हैं बेटा? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पढ़ा है जिसको हम लोग स्वातुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वातुल्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं बेटा हम लोग अंग्रेजी में? इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ये कहता है बेटा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में बेटा जितने भी अवयव हैं वो सभी अपने आप से स्वयं से संबंधित होने चाहिए। अगर समुच्चय ए का सभी अवयव स्वयं से संबंधित है तो वो स्वातुल्य है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा संबंध हमने क्या पढ़ा है? सममित पढ़ा है। सममित क्या कहता है बेटा? अंग्रेजी में इसको सिमेट्रिक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ये कहता है कि अगर ए और बी के अवयव हैं, तो अगर ये कहता है कि अगर ए कामा बी आर में है, बेटा अगर ये आर में होगा तब की बात कर रहा है। यदि ए बी आर में है तब बेटा इसका उल्टा बी कामा ए आर में होना चाहिए। अगर बेटा ए बी आर में है और बी ए आर में है बेटा, तो ये क्या हो जाता है? सम्मित संबंध हो जाता है। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट है संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या पढ़ा है हमने बेटा? संक्रामक संबंध कहता है बेटा जिसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव हमसे कहता है कि अगर ये 3 एलिमेंट्स ले लो समुच्चय ए के, ये कह रहा है अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। ओ माय गॉड, कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, कह रहा है तब बेटा क्या कह रहा है? तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो वो संक्रामक है, अदरवाइज वो संक्रामक नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा। आगे 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 क्या है बेटा? जरा आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अगली कहानी आप सभी से चर्चा करूं तो अगली कहानी हमारी क्या है? अगली कहानी ये है बेटा संबंध। तो सबसे पहले संबंध के बाद फलन पे आते हैं बेटा। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संबंध बेटा स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो जाए, अगर कोई ऐसा संबंध है जो स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं हम लोग फलन की। फलन क्या है बेटा? अंग्रेजी में हम लोग फलन को फंक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंग्रेजी में इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन बेटा इस तरह से होता है। कैसे होता है? एफ सच दैट ए से बी, इस तरह लिखा होता है। और बेटा ये तभी फंक्शन होगा, ध्यान से सुनना, इसको हम लोग प्रांत कहते हैं और इसको बेटा हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो फंक्शन क्या होता है बेटा? कि ये जो हमारा प्रांत है इसके प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा, प्रांत में जितने भी अवयव हैं, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब यहां पर जितने भी हैं बेटा सबके एक प्रतिबिंब यहां पर होने चाहिए। बात समझ गए? क्लियर है इतनी सी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां पर कह रहा है संबंध क्या है बेटा? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब बेटा यहां पर कोई भी इमेज, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। और दूसरी बात बेटा, एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक की एक होनी चाहिए। तो वो संबंध है, वो फलन है। अब हमें फलन कितने प्रकार के पढ़ने बेटा? हमें बेसिकली 2 तरह के फलन पढ़ने, एक एकैकी और दूसरा आच्छादक। ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं। एकैकी के बारे में भी बताने वाला हूं जिसको हम लोग बेटा 1-1 कहते हैं, और दूसरा बेटा हम लोग आच्छादक के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम लोग आंटू कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहु एकैकी के बारे में क्या ख्याल है, अंताक्षेपी? बेटा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है बेटा? ये जो एकैकी है, जो फलन बेटा एकैकी नहीं होगा बहु एकैकी हो जाएगा, जो आच्छादक नहीं वो अंताक्षेपी हो जाएगा। सिलेबस में इन दोनों की चर्चा है। एकैकी की, एकैकी कहता है बेटा कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, ध्यान से सुनना, जैसे 1 2 3 है और यहां पर ए बी सी डी जो भी हो, कह रहा है समुच्चय ए के
प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में मतलब सह प्रांत में एक प्रतिबिंब हो और अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब बेटा ये कह रहा है कि अगर 1 की इमेज ए है या 3 की इमेज सी है तो किसी दूसरे की इमेज सी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर दो लोगों की सेम इमेज हो गई, अगर दो लोगों की बेटा सेम इमेज हो गई तो ये इमेज अब यूनिक नहीं रह गई, क्योंकि अब ये दो लोगों के पास है। अगर एक के पास रहेगी तो यूनिक है। तो बेटा ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी क्या होनी चाहिए बेटा, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ गए बेटा एकैकी क्या है। और एकैकी का जो स्टेप है याद रखना बेटा, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर फंक्शन एफ ए से बी गया है, ए से बी गया है, तो अपन क्या करते हैं x1 और x2 ए से मान लेते हैं। कहां से बेटा, यहां से इसको निकालने के स्टेप हैं। और फिर fx1 बराबर fx2 दिखाते हैं बेटा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि x1 बराबर x2 आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, एकैकी कह देते हैं। बात करते हैं आंटू अर्थात आच्छादक की। इसमें क्या होता है बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर ये जो सह प्रांत है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखो, यहां डी छूट गया ना तो ये आच्छादक नहीं है। ये कह रहे हैं यहां कोई नहीं छूटना चाहिए। मतलब साफ है कि ये जो बेटा सह प्रांत है ये परिसर हो जाए। सह प्रांत क्या हो जाए बेटा, परिसर हो जाए। ये बहुत प्यारी सी डिफिनेशन है। आप कह दो कि अगर सहप्रांत परिसर हो गया तो उस केसेस में वो आच्छादक हो जाएगा। ये क्या कहता है बेटा, जैसे fx बराबर कोई वैल्यू दी हुई है तो fx को y मान लो बेटा। अगर प्रत्येक x के लिए मतलब प्रत्येक y के लिए fx है, मतलब यहां ये जितने दिए हुए हैं सबके लिए एक वैल्यू है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे चलते हैं बेटा, अब अगली थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे फर्स्ट बुक पे बेटा हमें इन्हीं चीजों पे चर्चा करनी थी। फर्स्ट बुक में बेटा संबंध पढ़ना है, दूसरा हमें फलन पढ़ना है। इसके बाद बेटा हम लोग आगे चलेंगे और अगली कहानी है हमारा दूसरा चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या नाम है इसका बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर है बेटा सभी को, यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे चले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ लेके चलूं या नो, जल्दी से कमेंट कर दो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की तरफ लेके चलता हूं तो सबसे पहले बेटा जो इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। सभी लोग इसको ध्यान से देख लो, ये चार्ट पेपर। ये मैंने क्या बनवाया है, ये मैंने पहले साइन कॉस टैन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी इनवर्स का नहीं बनाया, मैंने पहले साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और ये कॉट का बनाया है बेटा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। फिर हम लोग इनवर्स की तरफ जाएंगे। साइन का बेटा प्रांत रियल नंबर है, परिसर क्या है -1 से 1। समझ गया बेटा। कोसाइन का भी जो प्रांत है जिसको डोमेन कहते हैं आर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा इसका साइन कॉस टैन का है। इसके बाद जो मैंने बनवाया है वो इनवर्स का बनाया है बेटा मैंने। ये ध्यान से देखना, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है, मुख्य शाखा -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है, 0 से पाई। टैन इनवर्स का आर -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स का बेटा आर -1 -1 से 1 -π/2 π/2 से -0 हटा दो बेटा। तो ये इनवर्स का है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसको याद करने की बहुत प्रॉपर सी ट्रिक है बेटा। इसको 3-3 के सेट पे डिवाइड कर दो ऐसे। बेटा इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो 3 के सेट पे डिवाइड कर दो। एक क्या ले लो बेटा, ये प्रांत ले लो जिसको डोमेन कहते हैं, प्रांत ले लो जिसको डोमेन कहते हैं, और बेटा इसको परिसर ले लो जिसको रेंज कहते हैं। परिसर जिसको अपन क्या कहते हैं, रेंज। अब बेटा यहां पर ले लो साइन इनवर्स। इधर साइन इनवर्स की टीम, दो टीम ले लो, एक साइन इनवर्स की टीम ले लो, एक कॉसेक इनवर्स की टीम ले लो, एक टैन इनवर्स की टीम ले लो। ये ले लिया बेटा। इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके प्रांत साइन इनवर्स के प्रांत पे चर्चा करूं तो अब इस पर देखो प्रांत और परिसर। यहां पर बेटा सेम चीज हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और क्या ले ले, कॉट इनवर्स। ये 3 टीम को ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सेम चीजें बेटा यहां पे भी रहेंगी। ये बेटा इसका प्रांत होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। हमें पता है साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 है, और सेम जो साइन इनवर्स का लिख रहे हैं कॉस इनवर्स का लिख लो, -1 से 1 है। वाह क्या बात है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सेम बेटा आप टैन इनवर्स का देख लो, इधर देख लो। टैन इनवर्स का क्या करेंगे, आर। अच्छा है, इसका भी आर है। वाओ, इस पर आ जाओ। आर से -1 से 1, इसका क्या है बेटा, आर -1 से 1। देख रहे कितना सिंपल सी बात। देखो ये जो आपको याद करने में परेशानी होती है, देखो कॉस इनवर्स का प्रांत आर -1, देखो कितने आसानी से आप यहां समझ पा रहे, कितने इजीली आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद और ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके परिसर पे जाऊं, -π/2 से π/2 है, और ये देखो -π/2 से π/2 है। सेम टू सेम बेटा कॉसेक के साथ उतार दो, सेम टू सेम। ये लो
जैसा साइन का लिखा था वैसे कॉसेक का लिख दो, बस जीरो हटा दो। वाह क्या बात है। सेम टू सेम यहां उतार दो, बस ब्रैकेट चेंज कर दो। वाह क्या बात है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, झंझट ही खत्म। इधर आ जाओ, इधर इसका जीरो से पाई, जीरो से पाई, सेम टू सेम उतार लो नीचे, जीरो से पाई। वाह, यहां से बेटा 90 डिग्री हटा दो। वाह, ये क्लोज मिडिल। आगे चलते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर ओ भाई यही ले लो, बस ब्रैकेट बदल दो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर, कितना प्यारा, देखो कितना इजी है। देखो देखो तो सेम टू सेम, सेम टू सेम। देखो जीरो से पाई, जीरो से पाई बाई टू, सेक इनवर्स के लिए देखो ना, कॉसेक इनवर्स के लिए सेम टू सेम है, एकदम इजी है बेटा। इस पर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा तीसरा चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं आप व्यू। किस पर आने वाले अब हम लोग? आप व्यू पे आने वाले, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो बेटा आप व्यू क्या होती है? संख्याओं के आयताकार क्रम विनिमय को आप व्यू मैट्रिक्स कहते हैं। माना कुल संख्या mn है, ध्यान से समझ में आ गया। अगर कुल संख्या mn है तो बेटा ये m क्रॉस n का क्या बन जाएगा? हो आप व्यू बन जाएगा, यही कोटि होगी उसकी। आगे चलते बेटा आप व्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा इसकी बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? इसके जो रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। इसके आगे चलते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। आयताकार आप व्यू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है बेटा? इसके पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है। इसके आगे चलते हैं बेटा हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? आप ध्यान से समझना, रो मैट्रिक्स क्या है? रो मतलब बेटा पंक्ति, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। बेटा जिसमें केवल एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आप व्यू कहलाएगा। बात समझ पा रहे? जिसमें केवल एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आप व्यू है। जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आप व्यू है। जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आप। इसमें कितनी पंक्ति? एक दो तीन, तीन पंक्तियां, स्तंभ कितने? एक। समझ गए? क्लियर है बात? वैसे ही बेटा यहां पर ध्यान से देखो, एक पंक्ति है, स्तंभ कितने? तीन, तो 1 क्रॉस 3 कर दो। समझ गए? तो जिसके पास एक पंक्ति है वो पंक्ति आप व्यू, जिसके पास एक स्तंभ है वो स्तंभ आप व्यू। इसके आगे की अगर मैं चर्चा करूं, विकर्ण आप व्यू, डायगोनल। बेटा हम लोग प्री डायगोनल की बात, ये हमारा प्री डायगोनल होता है, ठीक है। हम पास्ट डायगोनल नहीं लेंगे, हम प्री डायगोनल लेंगे। तो ये क्या कहता है बेटा? प्री डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो होने चाहिए। जैसे ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखो ये प्री डाय, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। समझ पा रहे? समझ पा रहे? प्री डायगोनल, प्री डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। ये केवल वर्ग आप व्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी के लिए नहीं। आगे चलते हैं बेटा, अगला अदिश आप व्यू। देखो ये उसी की तरह है, ये उसी की तरह है, इसमें भी वही कहानियां चलेंगी। जैसे 3 क्रॉस 3 ले लें तो यहां का जो बेटा जो प्री डायगोनल है वहां के सारे एलिमेंट सेम होंगे। सारे एलिमेंट्स अगर सेम है, देखो वही नियम है कि प्री डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो हो। नियम बदल एक गया, केवल सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। और वहां पे एलिमेंट सेम होने की कोई कंडीशन नहीं थी, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते थे, यहां सेम होंगे। इसके बाद बेटा एक आता है तत्समक, जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये इसके नाम है, कंफ्यूज मत होना, इसको इकाई भी कहते हैं, तत्समक भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? सेम वही नियम इसका भी है, बस अंतर क्या है कि इसमें बेटा ये जो विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? 1 1 1 1 1 1। समझ गए बेटा? क्लियर है? अब मैं आपको यहां पर इसको प्रॉपरली समझाना चाहता हूं। बेटा मैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। बेटा यहां पर मैं विकर्ण बता रहा हूं, यहां पे बेटा मैं सदिश बता रहा हूं। ध्यान सुनना, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? विकर्ण की। यहां पर ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या क्या बता चुका हूं? इकाई तत्समक हो गया। चलो यहां पे विकर्ण, यहां पे बेटा अदिश, और यहां पर किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? तत्समक, जिसको इकाई कहते हैं, ठीक है, तत्समक। चलो बेटा आगे आ जाओ। अब दोनों में अंतर देखना, ध्यान से समझना। बेटा यहां क्या है? यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। 0 0, ये बेटा 0 है, ये ए है, ठीक है। 0 B 0 0 0 C, यहां पे जो एलिमेंट्स है डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है? यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। ध्यान से समझना दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहां पे जो एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। और यहां पे जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो 1 1 होंगे। क्लियर है? यस या नो? क्लियर आ रहा है बात समझ में? ये अब आपको बताऊं, जो तत्समक आव्यूह होता है, तत्समक को बेटा हम अदिश भी कह सकते हैं, विकर्ण भी कह सकते हैं। तत्समक को, अदिश को बेटा हम लोग विकर्ण भी कह सकते हैं, विकर्ण को लेकिन कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ विकर्ण ही कहेंगे। ध्यान समझना, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बेटा? यस या नो जल्दी से कमेंट कर दो। समझ में आ गई बात? चलो इसके बाद जीरो मैट्रिक्स है। इसके बाद बेटा क्या आ गई? जीरो मैट्रिक्स है, जिसके सारे अवयव जीरो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम चले, तुल्यता कंपरेबल मैट्रिक्स होती है बेटा। कंपरेबल मैट्रिक्स पे अगर हम लोग चर्चा करें, एक ही कोटि के दो आव्यूहों को तुल्य आव्यूह कह सकते हैं बेटा, कंपरेबल मैट्रिक्स।
दो ऐसी मैट्रिक्सेस जिनके ऑर्डर सेम हो, उनको कंपेयर किया जा सके। जैसे बेटा आप क्लास 12th की हो तो कंपैरिजन आपका अच्छा हो सकता है। मान लो आप 12 में हो और आपका दोस्त 11 में, कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, अगली कहानी पे अगर मैं समान अवयव, अगर बेटा ये दोनों अवयव एक ही कोटि के हो,